नमस्कार सभी को अलाइंड बुक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम खरीद मॉड्यूल का अन्वेषण करेंगे, जो एक शक्तिशाली टूल है जिसे आपके व्यवसाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का प्रबंधन करने के लिए डिजाइन किया गया है। चाहे आप कच्चा माल, कार्यालय की आपूर्ति या किसी भी प्रकार की इन्वेंट्री खरीद रहे हों, यह मॉड्यूल आपको सब कुछ तेजी से, कुशलता से और सटीकता से ट्रैक करने की सुविधा देता है। हम इस मॉड्यूल की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स से शुरुआत करेंगे। खरीद मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में जाएं और कंपनी सेटअप पर क्लिक करें। परचेज सेटअप के अंतर्गत आपको खरीद संचालन से संबंधित सभी सेटिंग्स मिलेंगी। आइए हम प्रत्येक विकल्प को एक एक करके समझते हैं। पहला विकल्प है वेंडर लेबल। सिस्टम के भीतर अपने सप्लायर्स की पहचान करने की अनुमति देता है। आप कई लेबल्स में से चुन सकते हैं, जैसे सप्लायर, वेंडर, जॉबर, ठेकेदार या व्यापारी। आप अपनी व्यावसायिक शब्दावली के अनुसार सबसे उपयुक्त लेबल चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं वेंडर चुनूंगा, क्योंकि हम अपने सप्लायर्स को इसी नाम से संबोधित करते हैं। अगला विकल्प है लॉजिस्टिक डिटेल्स। यह तब उपयोगी होता है जब आपको शिपमेंट से संबंधित जानकारी दर्ज करनी हो, खासकर ई-वे बिल जनरेट करते समय। यदि आप इस विकल्प को सक्षम करते हैं, तो आपकी बिलिंग स्क्रीन में एक अतिरिक्त सेक्शन दिखाई देगा, जिसमें आप शिपमेंट कंपनी का विवरण और संबंधित लॉजिस्टिक्स जानकारी दर्ज कर सकती हैं। अगला विकल्प है डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। यह आपको अपने खरीद दस्तावेजों को वर्गीकृत करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए आप इन्वेंट्री आइटम्स से संबंधित खरीद दस्तावेजों और ऑपरेशनल खर्चों के लिए बने दस्तावेजों के बीच अंतर करना चाह सकते हैं। यह फीचर आपको इन्हें उसी अनुसार वर्गीकृत और व्यवस्थित करने की सुविधा देता है। अगला विकल्प है एजेंट वाइज बिलिंग। यदि आपके व्यवसाय में एजेंट्स या बिचौलियों की भूमिका है और खरीद बिल्स से जोड़ना है, तो आप इस विकल्प को सक्षम कर सकते हैं। इसे चालू करने के बाद आप खरीद इनवॉइस बुक करते समय एजेंट का चयन कर सकेंगे। टैक्स और RAITs के लिए सेटिंग है। यह तय करता है कि आपके खरीद बिलों में टैक्स कैसे लागू होगा। आप टैक्स को समावेशी, बहिष्कृत या डॉक्यूमेंट आधार पर लागू कर सकते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट आधार विकल्प को एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। जब आप एक खरीद बिल बना रहे होते हैं, अगर टैक्स सेटिंग डॉक्यूमेंट आधार पर कॉन्फ़िगर की गई है, तो आपको बिल बनाते समय यह चुनने की सुविधा मिलती है कि टैक्स समावेशी रूप से या बहिष्कृत रूप से गणना किया जाए। वैकल्पिक रूप से, यदि आप हमेशा एक ही फॉर्मेट पसंद करते हैं, जैसे कि समावेशी, तो आप इसे यहाँ प्रीसेट कर सकते हैं और सिस्टम हर बार डिफ़ॉल्ट रूप से इसे लागू करेगा। अगली कॉन्फ़िगरेशन है परचेज स्टॉक पोस्टिंग ऑन। यह निर्धारित करता है कि आपकी इन्वेंट्री स्टॉक अपडेट की जानी चाहिए। क्या स्टॉक की मात्रा खरीद ऑर्डर बनाते समय पोस्ट की जानी चाहिए जब एक परचेज इनवॉइस जनरेट हो? आप अपने व्यवसाय संचालन यहाँ अपनी पसंद सेट कर सकते हैं। यहाँ 3 विकल्प हैं: इनवॉइस, GRN, फर्स्ट डॉक्यूमेंट। यदि आप इनवॉइस चुनते हैं, तो स्टॉक केवल तब अपडेट होगा जब परचेज इनवॉइस बनाया जाएगा। यदि आप GRN चुनते हैं, जिसमें रिसीट नोट्स शामिल हैं, तो स्टॉक तब पोस्ट किया जाएगा जब सामान प्राप्त होगा। और फर्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट पहले बनाएंगे, चाहे वह GRN हो या इनवॉइस, स्टॉक उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर पोस्ट किया जाएगा। अगला है परचेज रिटर्न स्टॉक पोस्टिंग ऑन। परचेज पोस्टिंग की तरह यह सेटिंग यह निर्धारित करती है कि रिटर्न की स्थिति में स्टॉक तब घटेगा। आप चुन सकते हैं कि स्टॉक को परचेज रिटर्न बनाते समय चालान स्टेज पर या फिर पहले डॉक्यूमेंट के आधार पर कहां अपडेट किया जाए। अब हम राउंड ऑफ पर आते हैं। यहीं पर आप नियंत्रित कर सकते हैं कि बिल की राशि को कैसे राउंड किया जाए। आप राशि को निकटतम यूनिट 10, 100 आदि तक राउंड कर सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी परचेज डॉक्यूमेंट्स पर राशि को कैसे दिखाना चाहते हैं। अगला है पोस्टिंग लेजर बेस्ड ऑन। यह आपको यह तय करने देता है कि लेजर एंट्रीज कैसे बनाई जाएं, या तो आइटमाइज्ड डिटेल्स के आधार पर या टैक्स कैटेगराइजेशन का उपयोग करके। फिर है डॉक्यूमेंट पर रेट कैटेगरी चुनें। यह तब खास तौर पर उपयोगी है जब आप अलग अलग विक्रेताओं के साथ काम करते हैं, जो एक ही आइटम के लिए अलग अलग रेट्स ऑफर करते हैं। अलाइंड बुक्स में आप रेट कैटेगरी या प्राइस लिस्ट बना सकते हैं, जिन्हें विशेष सप्लायर से लिंक किया जा सकता है। इस विकल्प को सक्षम करने से आप खरीद दस्तावेज बनाते समय लागू रेट कैटेगरी चुन सकते हैं,
जिससे आपके पूर्व निर्धारित सेटअप के आधार पर रेट्स अपने आप चुन लिए जाते हैं। अगला विकल्प है इनपुट बिलिंग चार्जेस। अगर आप गुड्स रिसीव्ड नोट (GRN) बनाते समय कोई अतिरिक्त चार्ज जैसे माल भाड़ा, पैकेजिंग या हैंडलिंग जोड़ना चाहते हैं, तो आप इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं ताकि वे चार्जेस सीधे GRN में दर्ज किए जा सकें। इसके बाद हमारे पास एक शक्तिशाली फीचर है, परचेज कस्टम फील्ड्स। अलाइन्ड बुक्स खरीद प्रबंधन के लिए सभी मानक फील्ड्स प्रदान करता है, लेकिन अगर आपके व्यवसाय को कस्टम जानकारी के लिए अतिरिक्त फील्ड्स की आवश्यकता है, तो आप 5 तक अतिरिक्त फील्ड्स सक्षम कर सकते हैं। आप प्रत्येक फील्ड को एक चेकबॉक्स से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि फील्ड सक्षम हो, और यदि आप फील्ड को वैकल्पिक बनाना चाहते हैं तो अलाउ ब्लैंक सेटिंग कर सकते हैं। एक कैप्शन जिसमें इस फील्ड का लेबल क्या होगा, और एक टाइप जिसमें आप इनपुट टाइप चुन सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड हो, न्यूमेरिक, करेंसी या डेट। जब आप सेटिंग्स सेव कर लेते हैं तो ये कस्टम फील्ड्स आपके खरीद दस्तावेजों पर दिखाई देंगे, जिससे आपको अपने वर्कफ्लो की आवश्यकता अनुसार कोई भी विशिष्ट डेटा एकत्र करने के लिए अतिरिक्त लचीलापन मिलेगा। अब आइए कंपनी सेटअप स्क्रीन पर वापस चलते हैं। अगला सेक्शन वेंडर कस्टम फील्ड्स के लिए है, जो खरीद कस्टम फील्ड्स के समान है, लेकिन इस बार विशेष रूप से आपके वेंडर मास्टर के लिए। कोई भी खरीदारी करने से पहले आपको सबसे पहले विक्रेताओं या आपूर्तिकर्ताओं की एक सूची बनानी और बनाए रखनी होगी, और वेंडर कस्टम फील्ड्स के साथ आप वेंडर स्तर पर आवश्यक किसी भी अतिरिक्त जानकारी को कैप्चर कर सकते हैं। आप अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कोई भी अतिरिक्त फील्ड सक्षम कर सकते हैं। यह सेक्शन भी खरीद कस्टम फील्ड्स की तरह ही काम करता है। उन फील्ड्स के लिए चेकबॉक्स टिक करें जिन्हें आप सक्षम करना चाहते हैं, नाम या लेबल दें, और टाइप निर्धारित करें, वह टेक्स्ट इनपुट हो, संख्यात्मक मान हो, तारीख हो या मुद्रा। आगे बढ़ते हुए हमारे पास आइटम स्तर पर बिलिंग सेटअप है। यह सेटिंग आपको अतिरिक्त शुल्क या छूट जैसे कि माल भाड़ा, पैकिंग या प्रचार छूट को सीधे इनवॉइस में आइटम स्तर पर शामिल करने की अनुमति देती है। अलाइन्ड बुक्स यहां 3 कस्टमाइजेबल फील्ड्स प्रदान करता है। आप इन फील्ड्स को सक्षम कर सकते हैं, उनके कैप्शन सेट कर सकते हैं, और यह परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्येक शुल्क या छूट की गणना कैसे की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, आप चुन सकते हैं कि शुल्क आइटम के बेस वैल्यू पर आधारित हो या किसी अन्य आधार पर, जैसे कि पॉइंट बी, जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर का एक संदर्भ है। आप पोस्टिंग लेजर भी परिभाषित कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि उस शुल्क या छूट की अकाउंटिंग एंट्री आपकी बुक्स में कहां पोस्ट की जानी चाहिए। अगला है ऐड या रिडक्स सेटिंग। यहां आप यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि अतिरिक्त शुल्क को जोड़ना है जैसे चार्ज या घटाना है जैसे छूट। यदि आप फ्लोटिंग विकल्प चुनते हैं तो इनवॉइस जनरेशन के दौरान आप प्लस या माइनस सिंबल का उपयोग करके वैल्यू को जोड़ना है या घटाना है। एक और एडवांस्ड विकल्प है स्लैब बेस्ड ऑन। यह निर्धारित करता है कि अतिरिक्त फील्ड की गणना आइटम की मात्रा पर आधारित होगी या राशि पर। इसके बाद फ्रेट बेस्ड ऑन सेटिंग, जिसमें आप निर्दिष्ट कर सकते हैं कि फ्रेट कैसे लागू हो, आइटम वाइज, पार्टी वाइज, ब्रांड वाइज, पार्टी ब्रांड वाइज। अब चलिए डॉक्यूमेंट लेवल पर बिलिंग सेटअप की ओर बढ़ते हैं। पहले सेटिंग्स आइटम लेवल पर लागू होती थी। अब यह सेक्शन पूरे डॉक्यूमेंट पर लागू होने वाले चार्ज या डिस्काउंट परिभाषित करने की सुविधा देता है। उदाहरण के लिए, पूरे इनवॉइस के लिए एक फ्लैट रेट चार्ज। यहां भी आप 3 फील्ड्स सक्षम कर सकते हैं, कैप्शन सेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन लॉजिक परिभाषित कर सकते हैं, और प्रत्येक एंट्री की लेजर पोस्टिंग तय कर सकते हैं। आवश्यक सेटिंग्स कॉन्फ़िगर होने पर सेव पर क्लिक करें। और इसके साथ ही हमने परचेज मॉड्यूल के कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग सेक्शन को पूरा कर लिया है। अब जब हमने कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स पूरी कर ली हैं, तो चलिए परचेज मॉड्यूल के प्रत्येक फीचर को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। पहला विकल्प है वेंडर। जैसा कि पहले कॉन्फ़िगर किया गया था, हमने सप्लायर्स की पहचान के लिए वेंडर को पसंदीदा लेबल के रूप में चुना था। इसलिए इस स्क्रीन पर आपको वेंडर नेम की हेडिंग उसी चयन को दर्शाते हुए दिखाई देगी। यह मुख्य डैशबोर्ड है जहां आपके सभी मौजूदा वेंडर मास्टर्स सूचीबद्ध हैं। नया वेंडर बनाने के लिए बस क्रिएट न्यू वेंडर बटन पर क्लिक करें। यह एक विस्तृत एंट्री फॉर्म खोलता है जहां आप अपने वेंडर की सभी संबंधित जानकारियां दर्ज कर सकते हैं। वेंडर क्रिएशन फॉर्म को आसान नेविगेशन के लिए कई सेक्शनों में व्यवस्थित किया गया है। हम बेसिक जानकारी से शुरू करते हैं। यहां आप वेंडर का नाम, फर्म की स्थिति जैसे कि इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी आदि,
वेंडर श्रेणी और संपर्क नंबर दर्ज करेंगे। अगला सेक्शन है वैधानिक जानकारी, स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन। यहीं पर आप बताएंगे कि वेंडर जीएसटी रजिस्टर्ड है या नहीं, उनका जीएसटी नंबर और लागू टैक्स प्रकार क्या है। हर सेक्शन के बगल में दिए गए एरो पर क्लिक करने से आप फील्ड्स को समेट या खोल सकते हैं, जिससे आप उसी जानकारी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास कम्युनिकेशन डिटेल्स है। इसमें वेंडर का बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस और संपर्क विवरण शामिल है। इन फील्ड्स को ध्यानपूर्वक भरें क्योंकि इन्हें खरीद दस्तावेज बनाते समय उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है सोशल प्रोफाइल सेक्शन, जहां आप वैकल्पिक रूप से वेंडर की सोशल मीडिया या वेब उपस्थिति के लिंक जोड़ सकते हैं। फिर आता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स टैब। यहां आप डिफ़ॉल्ट पेमेंट टर्म्स निर्धारित कर सकते हैं, प्राइस कैटेगरी असाइन कर सकते हैं या इस वेंडर के लिए डिफ़ॉल्ट एजेंट लिंक कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स सेक्शन, जहां आप वेंडर की अकाउंट जानकारी दर्ज कर सकते हैं, भुगतान आसान हो। कस्टम फील्ड्स जिन्हें कॉन्फ़िगरेशन सेटअप सक्षम किया। ये अतिरिक्त फील्ड्स यहां दिखाई देंगी और इन्हें आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार भरा जा सकता है। उदाहरण के लिए आंतरिक वर्गीकरण कोड या अनुपालन टैक्स। आप संपर्क व्यक्ति की जानकारी मेंटेन कर सकते हैं। यह तब उपयोगी होता है जब आपके वेंडर कंपनी के कई संपर्क बिंदु होते हैं। अटैचमेंट सेक्शन में आप वेंडर के लिए संबंधित दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स, सर्टिफिकेट्स या आईडी प्रूफ्स। अब आइए वेंडर क्रिएशन प्रक्रिया की एक बहुत ही शक्तिशाली सुविधा, जीएसटी नंबर वेरिफिकेशन, को देखें। बेसिक डिटेल्स टैब में जब आप वेंडर का जीएसटी नंबर दर्ज करते हैं और पैच इन्फो बटन पर क्लिक करते हैं, तो अलाइन बुक्स स्वचालित रूप से सभी संबंधित डेटा आधिकारिक जीएसटी पोर्टल से प्राप्त कर लेता है। इसमें वेंडर का कानूनी नाम, जीएसटीआईएन, वेरिफिकेशन स्टेटस, रेगुलर या कंपोजिशन, पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन तिथि, रजिस्टर्ड बिलिंग एड्रेस, राज्य, शहर और देश की जानकारी शामिल होती है। ये सभी फील्ड्स अपने आप भर जाएंगी, जिससे आपको हर जानकारी मैन्युअली दर्ज करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और सटीकता भी बनी रहेगी। अगर वेंडर जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप इस स्टेप को छोड़ सकते हैं और जानकारी मैन्युअली दर्ज कर सकते हैं। अब आइए वेंडर क्रिएशन फॉर्म के अगले सेक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहला फील्ड नाम है। यहीं पर आपको वेंडर का नाम दर्ज करना है। अगर आप किसी कारणवश इस फील्ड का नाम बदलना चाहते हैं, तो आप इसे अपनी पसंद के अनुसार आसानी से संशोधित कर सकते हैं। इसके ठीक बगल में आपको एक भाषा का आइकन दिखाई देगा। यह आइकन आपको वेंडर का नाम किसी अन्य भाषा में जोड़ने की सुविधा देता है। अलाइन बुक्स कई क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, इसलिए आप अपने व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार किसी भी भाषा में नाम दर्ज कर सकते हैं। एक बार नाम दर्ज करने के बाद उसे सेव करने के लिए बस ओके बटन पर क्लिक करें। अगला है प्रिंट नाम। यह विशेष रूप से तब उपयोगी है जब आप चाहते हैं कि प्रिंटेड इनवॉइस पर कोई अलग नाम दिखाई दे। उदाहरण के लिए आपके आंतरिक रिकॉर्ड में विस्टा ट्रैवल्स पीवीटी लिखा हो सकता है, एलटीडी, लेकिन इनवॉइस पर आप केवल विस्टा दिखाना चाहते हैं। ऐसे मामलों में बस इस फील्ड में वैकल्पिक नाम दर्ज करें। पहचान फील्ड वैकल्पिक है। आप इसमें कोई भी आंतरिक संदर्भ या आईडी दर्ज कर सकते हैं, जिससे आपको वेंडर की पहचान या वर्गीकरण करने में मदद मिले। कोड फील्ड सिस्टम द्वारा अपने आप जनरेट की जाती है। अलाइन बुक्स प्रत्येक वेंडर को एक यूनिक कोड अपने आप असाइन करता है ताकि सही मैपिंग हो सके और डुप्लीकेशन से बचा जा सके। आपको मैपिंग कोड के लिए भी एक फील्ड मिलेगी, जो आंतरिक या थर्ड पार्टी सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए उपयोगी है यदि जरूरत हो। अगला विकल्प लेजर के अंतर्गत है। यहाँ आप तय करेंगे कि इस वेंडर के लेनदेन किस लेजर के अंतर्गत पोस्ट किए जाए। उदाहरण के लिए आप सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स चुन सकते हैं, जो आमतौर पर सप्लायर्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब आता है एक महत्वपूर्ण टॉगल, विक्रेता बिक्री या खरीद के लिए सामान्य। कभी कभी वही पार्टी विक्रेता और ग्राहक दोनों के रूप में कार्य कर सकती है। आप उसी संस्था से खरीद और बिक्री दोनों कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप इस विकल्प को सक्षम कर सकते हैं। एक बार सक्षम करने के बाद यह पार्टी बिक्री और खरीद दोनों दस्तावेजों में उपलब्ध होगी। अगला विकल्प है सबवेंडर। अगर आपको इस विक्रेता को किसी बड़े विक्रेता समूह का हिस्सा बनाना है, तो आप इस फीचर को सक्षम कर सकते हैं। यह आपको बेहतर रिपोर्टिंग या प्रबंधन के लिए कई विक्रेताओं को एक ही मुख्य विक्रेता के अंतर्गत समूहित करने की सुविधा देता है। इसके बाद फर्म की स्थिति चुनें, जैसे विक्रेता व्यक्तिगत है, एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म, एलएलपी, एक पंजीकृत कंपनी। यह विक्रेताओं को उनकी कानूनी पहचान के अनुसार वर्गीकृत करने में मदद करता है।
इसके बाद आता है टेरिटरी, क्षेत्र, फील्ड। टेरिटरी आपको भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर विक्रेताओं का प्रबंधन और फिल्टर करने में मदद करती है। अगर आपने पहले से टेरिटरी नहीं बनाई है तो बस छोटे ऐड आइकन पर क्लिक करें, टेरिटरी का नाम दर्ज करें और उसे सेव कर लें। सिस्टम अपने आप एक टेरिटरी कोड जनरेट कर देगा। अंत में विक्रेता श्रेणी फील्ड तय करते हैं कि अपने विक्रेताओं को कैसे वर्गीकृत करना। उदाहरण के लिए स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय, कच्चा माल आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता आदि। श्रेणियां बाद में छंटाई और लक्षित रिपोर्ट तैयार करने में मदद करती हैं। अगर आप अपने विक्रेताओं को समूहित या वर्गीकृत करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ विक्रेताओं को कच्चे माल के अंतर्गत और कुछ को कार्यालय आपूर्ति के अंतर्गत चिह्नित करना है, तो आप विक्रेता श्रेणी फील्ड का उपयोग कर सकते हैं। यह आपकी डाटाबेस को व्यवस्थित करने और विक्रेता की जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से फिल्टर करने में मदद करता है, खासकर रिपोर्टिंग के लिए। अगला फील्ड है संपर्क व्यक्ति, कॉन्टैक्ट पर्सन। यहां आप उस मुख्य संपर्क व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं जो इस विक्रेता से जुड़ा है। इसके बगल में आपको ब्राउज बटन मिलेगा। अगर आप विक्रेता की फोटो या लोगो संलग्न करना चाहते हैं तो बस ब्राउज पर क्लिक करें, अपने सिस्टम से उपयुक्त इमेज फाइल चुनें और ओपन पर क्लिक करें। यह इमेज इस विक्रेता मास्टर के साथ संलग्न हो जाएगी और जब भी आप उनकी प्रोफाइल देखेंगे यह दिखाई देगी। अब हम स्टैट्यूटरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। यहीं पर आप विक्रेता से जुड़ी सभी अनुपालन संबंधी जानकारियों का प्रबंधन करते हैं। अगर आपने पहले बैच इन्फो बटन का उपयोग किया था तो इनमें से अधिकांश जीएसटी से संबंधित फील्ड्स अलाइन बुक्स द्वारा जीएसटी नंबर के आधार पर पहले से ही ऑटोफिल हो जाएंगी। जीएसटी नंबर, पंजीकरण तिथि और अन्य संबंधित फील्ड्स सीधे जीएसटी पोर्टल से प्राप्त किए जाते हैं। इस सेक्शन में आप विक्रेता का सीएन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर और पैन नंबर भी दर्ज कर सकते हैं। अगर भविष्य में विक्रेता का जीएसटी पंजीकरण निलंबित हो जाता है तो आप बस सस्पेंडेड जीएसटी चेक बॉक्स को टिक करके अपने रिकॉर्ड को सटीक रख सकते हैं। अगला है टैक्स टाइप। इस विक्रेता के टैक्स समावेशी, इंक्लूसिव या बहिष्कृत, एक्सक्लूसिव विकल्पों में से चुन सकते हैं। यह प्राथमिकता आप ग्लोबली कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर सकते हैं, लेकिन यहां आप इसे प्रत्येक विक्रेता के लिए कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिस्टेंस फील्ड। आप इसमें दर्ज कर सकते हैं कि यह विक्रेता आपके व्यवसाय स्थल से कितनी दूर स्थित है, या लॉजिस्टिक्स की गणना करने या कुछ विशेष शिपिंग शर्तों के लिए पात्रता निर्धारित करने में उपयोगी हो सकता है। अब बात करते हैं टीडीएस विकल्पों की। पहला है टीडीएस और जीएसटी लागू। अगर विक्रेता टीडीएस और जीएसटी नियमों के अंतर्गत आता है, यानी जीएसटी कानून के तहत स्रोत पर कर कटौती, तो आप इस विकल्प को सक्षम कर सकते हैं। टीडीएस और जीएसटी लागू होता है जब पंजीकृत व्यक्ति सप्लायर को भुगतान करता है। उस भुगतान का निश्चित प्रतिशत टैक्स रोकना है। यह सरकार को समय पर टैक्स ट्रैक और एकत्रित करने में मदद करता है। अगर आपके विक्रेता पर केवल जीएसटी ही नहीं बल्कि नियमित टीडीएस कटौती भी लागू होती है तो आप सामान्य टीडीएस लागू का चेकबॉक्स भी सक्षम कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम इस विक्रेता के लिए खरीद दस्तावेज बनाते समय सही टीडीएस दरें लागू करे। अब हम कम्युनिकेशन सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। यहीं पर आप विक्रेता का पूरा पता दर्ज करते हैं। यहां आप बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस दोनों रख सकते हैं। अक्सर व्यापार में इनवॉइस एक स्थान पर भेजा जाता है जबकि सामान किसी अन्य स्थान पर भेजा जाता है। अलाइन बुक्स आपको दोनों पतों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की सुविधा देता है। शुरुआत में देश, राज्य, शहर, पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी और आवश्यकता होने पर अक्षांश और देशांतर दर्ज करें। देशांतर उस भौगोलिक निर्देशांक को दर्शाता है जो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की पूर्व पश्चिम स्थिति को निर्धारित करता है। अब जैसे ही आप पिन कोड दर्ज करते हैं, अलाइन बुक स्वतः संबंधित अक्षांश और देशांतर मान प्राप्त कर लेगा। इससे आप विक्रेता के स्थान को गूगल मैप्स पर देख सकते हैं। यह भूस्थान डेटा स्थान आधारित रिपोर्टिंग में भी उपयोग किया जा सकता है। शिपिंग जानकारी के अंतर्गत यदि शिपिंग पता बिलिंग पते के समान है तो बस कॉपी फ्रॉम बिलिंग बटन पर क्लिक करें। बिलिंग सेक्शन से सभी पता विवरण अपने आप शिपिंग सेक्शन में भर जाएंगे। यदि आप रूटवाइज डिलीवरी या विक्रेता विभाजन का पालन करते हैं तो आप एक रूट या क्षेत्र का नाम भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। यह ट्रैकिंग और लॉजिस्टिक्स योजना में मदद करता है। अब आइए सोशल प्रोफाइल सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। यह वह जगह है जहां आप विक्रेता की ऑनलाइन उपस्थिति की जानकारी जैसे उनकी वेबसाइट,
फेसबुक पेज, स्काइप आईडी, ट्विटर हैंडल या लिंक्डइन प्रोफाइल को सहेज सकते हैं। इसके बाद हम डिफ़ॉल्ट सेक्शन पर आते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां आप विक्रेता की मानक लेनदेन संबंधी प्राथमिकताएं निर्धारित करती हैं। यहां आप भुगतान की शर्तें, मूल्य श्रेणी, एजेंट या ब्रोकर, ट्रांसपोर्टर, क्रेडिट लिमिट और अधिकतम क्रेडिट दिनों सेट कर सकती हैं। भुगतान की शर्तें निर्धारित करती हैं कि विक्रेता को भुगतान कैसे और कब प्राप्त होने की उम्मीद। उदाहरण के लिए, विक्रेता दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या 30 दिन के भुगतान चक्र पसंद कर सकता है। ये शर्तें विक्रेता की व्यावसायिक नीतियों या क्रेडिट समझौतों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। अलाइन बुक्स एक ड्रॉप डाउन के साथ मानक विकल्प प्रदान करता है, लेकिन यदि आपको कोई कस्टम शर्त बनानी है तो बस ऐड बटन पर क्लिक करें। आप अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अपनी खुद की भुगतान शर्त निर्धारित कर सकते हैं। प्राइस कैटेगरी विकल्प उस कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा है जिसे आपने पहले से सेट किया है। यह सुविधा सिस्टम को सक्षम बनाती है कि जब भी आप इस विक्रेता के लिए कोई खरीद बिल बनाएं, तो वह पहले से निर्धारित रेट लिस्ट से स्वतः ही आइटम रेट चुन ले। बस ड्रॉप डाउन से संबंधित प्राइस कैटेगरी का चयन करें। यदि इस विक्रेता का प्रबंधन किसी एजेंट या ब्रोकर के माध्यम से किया जाता है, तो आप उन्हें यहां असाइन कर सकती हैं। फिर से, यदि एजेंट पहले से सिस्टम में नहीं है, तो आप ऐड बटन का उपयोग करके नया एजेंट बना सकती हैं। अंत में, आप इस विक्रेता के लिए एक ट्रांसपोर्टर भी असाइन कर सकते हैं। यदि इस विक्रेता के लिए कोई विशेष लॉजिस्टिक्स पार्टनर शिपमेंट संभालता है, तो यह विवरण यहीं सेव किया जा सकता है ताकि बाद में दस्तावेजीकरण को आसान बनाया जा सके। अब हम क्रेडिट लिमिट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। क्रेडिट लिमिट विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब आप एक ही पार्टी के साथ बिक्री और खरीद दोनों में संलग्न होते हैं। इसका मतलब है कि यह विक्रेता ग्राहक के रूप में भी कार्य कर सकता है। ऐसे मामलों में आप एक निर्धारित क्रेडिट लिमिट बनाए रख सकते हैं। यह लिमिट नियंत्रित करती है कि आप इस पार्टी को क्रेडिट पर अधिकतम कितने मूल्य का माल देने के लिए तैयार हैं। इसके नीचे आप अधिकतम क्रेडिट दिनों को परिभाषित कर सकते हैं, यानी पार्टी को भुगतान करने के लिए जितने दिन की अनुमति है वह यहां निर्धारित किया जा सकता है। अगर पार्टी निर्धारित क्रेडिट दिनों के भीतर भुगतान नहीं करती है और बकाया राशि बाकी रह जाती है, तो आप एक ब्याज दर भी सेट कर सकते हैं जो ओवरड्यू राशि पर लागू होगी। इसके नीचे एक बहुत ही उन्नत फीचर है, अलाउ अलाइन बुक CVSS एक्सेस। जैसे हम ग्राहकों को उनके खाते की जानकारी देखने के लिए एक्सेस देते हैं, वैसे ही आप विक्रेताओं को भी एक्सेस दे सकते हैं, खासकर अगर वे आपके ग्राहक के रूप में भी काम कर रहे हों। CVSS का मतलब है कस्टमर वेंडर सेल्फ सर्विस, और यह पार्टी को उनके ईमेल आईडी के जरिए लॉगिन करने और सेल्स इनवॉइस, बकाया स्टेटमेंट जैसी मुख्य जानकारियां देखने, यहां तक कि पोर्टल से सीधे नए ऑर्डर देने की सुविधा देता है। इस एक्सेस को सक्रिय करने के लिए बस चेकबॉक्स पर टिक करें और सुनिश्चित करें कि ऊपर विक्रेता का ईमेल आईडी सही तरीके से दर्ज किया गया है। एक बार सक्षम करने के बाद विक्रेता अलाइन बुक्स वेबसाइट पर जाकर आपके कंपनी कोड और अपने ईमेल क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके CVSS पैनल में लॉगिन कर सकता है। यह पारदर्शिता बनाए रखने और संचार की खाई को कम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। अगला है बैंक डिटेल सेक्शन। यहां आप IFSC कोड या RTGS कोड दर्ज कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर अपने आप संबंधित बैंक का नाम और शाखा निकाल लेगा। इसके बाद आप खाता संख्या मैन्युअली दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कस्टम फील्ड्स सेक्शन है। ये वही अतिरिक्त फील्ड्स हैं जिन्हें आपने कॉन्फ़िगरेशन से सक्षम किया हो सकता है। यदि आवश्यकता हो तो आप इन कस्टम फील्ड्स में विक्रेता से संबंधित अतिरिक्त जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके नीचे कॉन्टैक्ट पर्सन सेक्शन है। अगर विक्रेता संगठन में कई संपर्क व्यक्ति हैं, जैसे कि अकाउंट्स, सेल्स या डिस्पैच के लिए अलग अलग लोग, तो आप यहां उनके नाम, पद, फोन नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर सकते हैं। यह भविष्य में संदर्भ के लिए एक संपूर्ण डायरेक्टरी बनाए रखने में मदद करता है। अंत में अटैचमेंट सेक्शन है। अगर आप आधिकारिक दस्तावेज विक्रेता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहते हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं। सेलेक्ट फाइल बटन पर क्लिक करें, अपनी लोकल डायरेक्टरी ब्राउज करें और फाइल अपलोड करना है चुनें। एक बार अटैच करने के बाद यह विक्रेता की प्रोफाइल में सेव हो जाएगा। सारी जानकारी भरने के बाद विक्रेता की डिटेल्स को सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। अगर आप सेव करने से पहले सारी डाली गई जानकारी हटाकर फिर से शुरू करना चाहते हैं, तो बस क्लियर बटन पर क्लिक करें। इससे फॉर्म रीसेट हो जाएगा और आप फिर से नई जानकारी डालना शुरू कर सकते हैं। विक्रेता की डिटेल्स भरने के बाद टॉप मेन्यू में अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हैं।
प्रोफाइल प्रिंट करने के लिए प्रिंट बटन पर क्लिक करें। यह आपको डाली गई सारी जानकारी की हार्ड कॉपी बनाने की सुविधा देता है, जिसे आप संदर्भ या दस्तावेजीकरण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटेल्स हटाने के लिए आप डिलीट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। हालांकि कृपया ध्यान दें कि सॉफ्टवेयर आपको केवल तभी विक्रेता डिलीट करने देगा जब उससे जुड़ी कोई ट्रांजैक्शन न हो। अगर कोई खरीद, भुगतान या संबंधित एंट्री मौजूद है, तो सिस्टम डिलीट करने की अनुमति नहीं देगा। विक्रेता निर्माण विंडो से बाहर निकलने के लिए बस एग्जिट बटन पर क्लिक करें। अब इंपोर्ट विकल्प यह एक समय बचाने वाली सुविधा है। विक्रेता बनाने के बजाय अलाइन बुक्स आपको एक्सेल फाइल के माध्यम से विक्रेता मास्टर्स को बल्क में इंपोर्ट करने की सुविधा देता है। अगर आपके पास विक्रेता डेटा एक्सेल में नहीं है, तो डाउनलोड फॉर्मेट बटन पर क्लिक करें। इससे आपको एक तैयार एक्सेल टेम्पलेट मिल जाएगा, जिसमें आप सभी आवश्यक फील्ड्स भर सकते हैं। एक बार आपकी एक्सेल शीट तैयार हो जाए, तो इंपोर्ट बटन पर क्लिक करें, अपनी फाइल चुनें और ओके दबाएं। सभी विक्रेता विवरण तुरंत सिस्टम में अपलोड हो जाएंगे। अगर आपके पास कस्टम फॉर्मेट में एक्सेल फाइल है, तो अलाइन बुक्स इंपोर्ट करने से पहले एक्सेल कॉलम्स को सिस्टम फील्ड्स के साथ मैप करने की सुविधा देता है। इससे आपके मौजूदा डेटा का सुचारू रूप से एकीकरण सुनिश्चित होता है। सभी आवश्यक प्रविष्टियां पूरी करने के बाद विक्रेता जानकारी को स्टोर करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। अब मान लीजिए कि आप बाद में किसी विक्रेता का विवरण संपादित या अपडेट करना चाहते हैं। बस सूची से विक्रेता चुनें और एडिट बटन पर क्लिक करें। इससे विक्रेता फॉर्म फिर से खुल जाएगा, जहां आप बदलाव कर सकते हैं और फिर रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सेव पर क्लिक करें। अगर आप किसी विक्रेता का रिकॉर्ड स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि उस विक्रेता के लिए कोई लेन देन नहीं हुआ है। अगर विक्रेता का उपयोग नहीं हुआ है, तो आप उसे सिस्टम से हटा सकते हैं। स्क्रीन के दाहिने तरफ अगर आप कॉलम्स को स्क्रॉल या स्लाइड करेंगे, तो आपको प्रत्येक विक्रेता के लिए कुछ उपयोगी विजेट्स मिलेंगे। इनमें पिछले 6 महीनों की खरीद और भुगतान की जानकारी, विक्रेता से खरीदी गई वस्तुएं, खरीद इतिहास, बकाया राशि और एजिंग रिपोर्ट्स शामिल हैं। आप यह सारी जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, बिना विक्रेता स्क्रीन छोड़े। आपके पास यह विकल्प भी है कि आप किसी विक्रेता को सक्रिय या निष्क्रिय सेट कर सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप वर्तमान में उनसे लेनदेन कर रहे हैं या नहीं। विक्रेता सूची दृश्य में आपको विक्रेता कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, अक्षांश और देशांतर जैसी मुख्य जानकारियां मिलेंगी। ये निर्देशांक, यदि दर्ज किए गए हैं, तो विक्रेता को गूगल मैप्स पर खोजने के लिए उपयोग किए जाते हैं। बस मैप आइकन पर क्लिक करें और आप एम्बेडेड मैप व्यू के माध्यम से उनके भौतिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। जीएसटी नंबर को संपादित करने के लिए जीएसटी फील्ड के पास दिए गए विशेष संपादन आइकन पर क्लिक करें। यदि आप पूरी विक्रेता सूची प्रिंट करना चाहते हैं, तो सूची दृश्य के शीर्ष पर स्थित प्रिंट बटन पर क्लिक करें। बल्क डिलीशन के लिए अलाइन बुक्स चेकबॉक्स का उपयोग करके कई विक्रेताओं का चयन करने और सभी को एक साथ हटाने के लिए बल्क डिलीट बटन पर क्लिक करने की सुविधा देता है। याद रखें, जिन विक्रेताओं के पास सक्रिय लेनदेन है, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। स्क्रीन के नीचे अपनी विक्रेता मास्टर सूची को प्रबंधित और अनुकूलित करने के लिए सहायक नियंत्रण मिलेंगे। यहां सेटिंग्स विकल्प उपलब्ध है। इसके ठीक नीचे आप 2 बटन देखेंगे, क्लियर फिल्टर और शो फिल्टर। शो फिल्टर पर क्लिक करने से प्रत्येक कॉलम के ऊपर फिल्टर बॉक्स दिखाई देंगे। यह आपको जल्दी से सीमित करने और विशिष्ट विक्रेता प्रविष्टियों को खोजने की सुविधा देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप केवल कुछ विशेष विक्रेता रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो बस प्रत्येक कॉलम पर उपलब्ध फिल्टर का उपयोग करें। अगर किसी भी समय आप इन फिल्टरों को छुपाना चाहें, तो आप बस हाइड फिल्टर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। वेंडर मास्टर व्यू में प्रत्येक कॉलम अपनी खुद की फिल्टर सुविधा होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप केवल 2 विशेष विक्रेताओं को देखना चाहते हैं, तो आप नाम कॉलम में ड्रॉप डाउन का उपयोग करके फिल्टर कर सकते हैं और केवल 2 स्क्रीन पर दिखाई देंगे। सभी सक्रिय फिल्टर हटाने और व्यू रीसेट करने के लिए क्लियर फिल्टर बटन पर क्लिक करें। इससे पूरी विक्रेता सूची पुनः दिखाई देगी। आप प्रत्येक कॉलम नाम के बगल में एक तीर का आइकन भी देखेंगे। यह अनुक्रमण या सॉर्टिंग के लिए है। उदाहरण के लिए, यदि आप नाम कॉलम में तीर पर क्लिक करते हैं, तो सूची वर्णानुक्रम में सॉर्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आप किसी विक्रेता में बदलाव करते हैं या कोई रिकॉर्ड हटाते हैं,
लेकिन सूची में वह अपडेट तुरंत नहीं दिखता। ऐसी स्थिति में बस रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें। इससे डेटा फिर से लोड होगा और सबसे हालिया बदलाव दिखाई देंगे। परचेज मॉड्यूल में अगला विकल्प है परचेज प्राइस लिस्ट। अलाइन बुक्स में यह फीचर आपको अपनी खरीद मूल्य निर्धारण और छूट संरचनाओं को बहुत लचीलापन के साथ प्रबंधित करने की सुविधा देता है। यहाँ हमने आपके व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार मूल्य निर्धारण को वर्गीकृत और नियंत्रित करने के लिए 4 अलग-अलग विकल्प प्रदान किए हैं। पहला है प्राइस लिस्ट विकल्प, जहां आप विभिन्न मूल्य श्रेणियों के लिए आइटमवार खरीद दरें बना और बनाए रख सकती हैं। दूसरा है पार्टी प्राइस डिस्काउंट, जिसमें आप विशेष विक्रेताओं या पार्टियों के लिए विशिष्ट छूट निर्धारित कर सकती हैं। तीसरा है ब्रांड वाइज परचेज चार्जेस, जिसमें आप कुछ विशेष ब्रांड्स के आइटम्स के लिए विशिष्ट खरीद शुल्क निर्धारित कर सकती हैं। और अंत में हमारे पास है पार्टी ब्रांड वाइज परचेज चार्जेस, जो ब्रांड और पार्टी के अनुसार शुल्क निर्धारित करता है। इससे आपकी मूल्य निर्धारण रणनीति लक्षित और प्रभावी हो जाती है। आइए पहले विकल्प से शुरू करते हैं, यानी एक नई प्राइस लिस्ट बनाना। शुरू करने के लिए क्रिएट न्यू लिस्ट विकल्प पर क्लिक करें। आपसे अपनी प्राइस लिस्ट के लिए एक नाम डालने के लिए कहा जाएगा, जो आपकी आंतरिक संरचना या विक्रेता श्रेणी से संबंधित हो। इसके बाद ड्रॉप डाउन से प्राइस कैटेगरी चुनें और इफेक्टिव फ्रॉम तारीख निर्धारित करें। यह वह तारीख है जिससे आपकी प्राइस लिस्ट आपके लेनदेन में लागू हो जाएगी। इसके बाद आपको स्क्रीन पर आइटम्स की एक सूची दिखाई देगी। यहां आप आइटम वाइज रेट्स निर्धारित कर सकते हैं, जैसे डीलर रेट, होलसेल रेट, एमआरपी और छूट। अब आप डिस्काउंट फील्ड कैसे दिख रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इसे पहले सिस्टम सेटअप में कॉन्फ़िगर किया था। आइए इसे जल्दी से समझ लेते हैं। परचेज सेटअप में हमने आइटम लेवल पर एक्स्ट्रा फील्ड्स को सक्षम किया था। उदाहरण के लिए हमने एक्स्ट्रा फील्ड्स सेक्शन के तहत एक डिस्काउंट फील्ड जोड़ी थी। यहां से आप फील्ड का नाम दे सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट और कैटेगराइज किया जाए, यह प्रतिशत आधारित हो या फिक्स्ड। आप सेटिंग सेव करते हैं और डॉक्यूमेंट पर सेलेक्ट रेट कैटेगरी का विकल्प सक्षम करते हैं, तो अलाइन बुक्स आपको परचेज डॉक्यूमेंट बनाते समय रेट कैटेगरी चुनने को कहेगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि लेनदेन की एंट्री के दौरान सही रेट स्ट्रक्चर अपने आप लागू हो जाए। अब वापस चलते हैं प्राइस लिस्ट पर। एक बार जब आप रेट्स और डिस्काउंट्स भर ले, तो डिटेल्स सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। अगर कभी सब कुछ फिर से शुरू करना हो तो क्लियर बटन पर क्लिक करें। आपके द्वारा डाले गए डेटा को हटा देगा और फिर से शुरू करने के लिए स्लेट देगा। या आपको हार्ड कॉपी रखनी है, प्रिंट बटन का उपयोग करके अपनी प्राइस लिस्ट का प्रिंटेबल वर्जन जनरेट करें। अगर कोई खास लिस्ट है जिसकी अब जरूरत नहीं है, तो उसे स्थायी रूप से हटाने के लिए डिलीट बटन पर क्लिक करें और प्राइस लिस्ट विंडो से बाहर निकलने के लिए बस एग्जिट बटन का उपयोग करें। हमने एक शो फिल्टर विकल्प भी जोड़ा है। यह तब उपयोगी है जब आप अपनी लिस्ट को खास आइटम्स, प्राइस कैटेगरी या रेट्स के आधार पर फिल्टर करना चाहते हैं। अब अगर आप एक्सेल से कोई प्राइस कैटेगरी इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इंपोर्ट ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। अगर आपके पास पहले से एक्सेल फाइल है, तो आप कॉलम्स को मैप करके फॉर्मेट बना सकते हैं और उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर फाइल नहीं है, तो आप डाउनलोड फॉर्मेट रेडीमेड एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट में डेटा भरें, वापस अलाइन बुक्स पर आएं और इंपोर्ट पर क्लिक करके अपनी पूरी प्राइस लिस्ट एक साथ इंपोर्ट कर लें। अलाइन बुक्स लगभग हर सेक्शन में इंपोर्ट की सुविधा प्रदान करता है, जिससे आप अपना बल्क डेटा आसानी से बिना मैन्युअल एंट्री के ला सकते हैं। किसी भी मौजूदा प्राइस लिस्ट को एडिट करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक करें, अपना डेटा अपडेट करें और सेव करें। किसी भी प्राइस लिस्ट को स्थायी रूप से हटाने के लिए डिलीट बटन या एंट्री के बगल में दिए गए लाल क्रॉस आइकन पर क्लिक करें। हर कॉलम में एक फिल्टर आइकन होता है, जिससे आप किसी भी विशेष एंट्री को जल्दी से खोज सकते हैं। आप प्रत्येक कॉलम हेडिंग के पास एरो आइकन का उपयोग करके लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। बदलाव के बाद स्क्रीन अपडेट न हो तो रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें। इससे स्क्रीन रीलोड हो जाएगी और सभी हालिया अपडेट्स दिखेंगे। अब आइए पार्टी परचेज डिस्काउंट रेट ऑप्शन पर चलते हैं। यह आपको पार्टी के अनुसार खरीद पर छूट या चार्ज बनाने की सुविधा देता है। नई लिस्ट बनाने के लिए क्रिएट न्यू पार्टी परचेज डिस्काउंट चार्जेस
पर क्लिक करें। आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जिसमें आप सभी संबंधित विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि डिस्काउंट के लिए एक्स्ट्रा फील्ड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में सक्षम है। इसके लिए कंपनी सेटअप में जाएं, फिर परचेज सेटअप में जाएं और बिलिंग सेटअप पर नेविगेट करें। चाहे वह आइटम लेवल हो या डॉक्यूमेंट लेवल, इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी छूट कैसे लागू करना चाहते हैं। पार्टी वाइज डिस्काउंट और चार्जेस आइटम और डॉक्यूमेंट लेवल पर लागू किए जा सकते हैं। प्राइस लिस्ट केवल आइटम लेवल पर ही लागू होगी। इस उदाहरण हम डॉक्यूमेंट लेवल डिस्काउंट फील्ड सक्षम कर रहे हैं। दूसरे फील्ड में हम इसे पार्टी डिस्काउंट के रूप में परिभाषित करते हैं, कैलकुलेशन मेथड रेट सेट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेव करते हैं। अब हम वापस परचेज मॉड्यूल में लौटेंगे। परचेज प्राइस लिस्ट में जाएं और फिर पार्टी परचेज डिस्काउंट रेट चुनें। नया क्रिएट करने के लिए क्लिक करें। पहचान के लिए उपयुक्त विवरण दर्ज करें और वह प्रभावी तिथि चुनें जिससे यह लिस्ट लागू होनी चाहिए। पार्टियों की एक सूची दिखाई देगी। अब आप देखेंगे कि पार्टी डिस्काउंट फील्ड सक्रिय हो गया है। हर पार्टी के लिए आप वह डिस्काउंट प्रतिशत दर्ज कर सकते हैं जिसे आप लागू करना चाहते हैं। एक बार हो जाने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। अन्य सेक्शनों की तरह यहाँ भी आपको क्लियर, प्रिंट, डिलीट और एग्जिट बटन उपलब्ध मिलेंगे। इंपोर्ट फीचर भी यहाँ मौजूद है। अगर आप पार्टी डिस्काउंट मैन्युअली दर्ज नहीं करना चाहते तो आप अपनी एक्सेल फाइल बना सकते हैं या दी गई टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। अपने डेटा को दर्ज करने के बाद बस इंपोर्ट बटन का उपयोग करके उसे इंपोर्ट करें। अब पार्टी परचेज डिस्काउंट रेट फील्ड में आपका डिस्काउंट डेटा दिखाई देगा। अगर आपको कोई बदलाव करना है तो आप एडिट पर क्लिक कर सकते हैं या किसी भी रिकॉर्ड को स्थायी रूप से हटाने के लिए डिलीट का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप पूरी लिस्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस ऊपर दाईं और एक्सेल आइकन पर क्लिक करें। इससे आपका डिस्काउंट डेटा तुरंत एक एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएगा जो ऑफलाइन रिव्यू या बैकअप के लिए तैयार रहेगा। अगर आपने कई डिस्काउंट रेट लिस्ट बनाई है और किसी खास लिस्ट को ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप ऊपर दिए गए सर्च बार का उपयोग करके नाम से उसे जल्दी से खोज सकते हैं। बल्क डिलीट विकल्प आपको एक साथ कई लिस्ट्स हटाने की सुविधा देता है। फिलहाल चेकबॉक्स दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि अभी केवल एक ही लिस्ट उपलब्ध है। जैसे ही आप कई लिस्ट्स बनाएंगे हर एंट्री के पास चेकबॉक्स दिखाई देने लगेंगे। बस अपनी इच्छित लिस्ट्स को चुनें और बल्क डिलीट बटन पर क्लिक करें ताकि वे सभी एक साथ हट जाएं। रिफ्रेश बटन स्क्रीन को फिर से लोड करने और हाल ही में किए गए किसी भी बदलाव को दिखाने के लिए उपलब्ध है। अन्य सेक्शनों की तरह आप शो फिल्टर और क्लियर फिल्टर बटन का उपयोग करके प्रदर्शित लिस्ट पर फिल्टर लगा या हटा सकते हैं। इनसे आपकी पसंद के अनुसार एंट्रीज को छांटना आसान हो जाता है। अब चलिए अगले विकल्प पर बढ़ते हैं, ब्रांड वाइज परचेज चार्जेस। पहले आपने आइटम प्राइस लिस्ट परिभाषित की थी और फिर पार्टी वाइज डिस्काउंट रेट्स बनाए थे। अब इस फीचर का उपयोग करके आप विशेष ब्रांड्स के आधार पर चार्जेस या डिस्काउंट निर्धारित कर सकते हैं। शुरू करने के लिए आपको ब्रांड वाइज चार्जेस लिस्ट बनानी होगी जैसे आपने पार्टी वाइज डिस्काउंट्स के साथ किया था। शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने कंपनी सेटअप में परचेज सेटअप के अंतर्गत इस विकल्प को कॉन्फ़िगर किया है। चूंकि ब्रांड वाइज चार्जेस केवल आइटम लेवल पर लागू होते हैं इसलिए बिलिंग सेटअप में जाएं, फिर आइटम लेवल चुनें। यहाँ किसी भी एक्स्ट्रा फील्ड को चुनें और उसे ब्रांड वाइज के लिए असाइन करें। उदाहरण के लिए इस केस में मैं लेबल पार्टी डिस्काउंट असाइन कर रहा हूँ। इसके बाद कैलकुलेशन मेथड निर्धारित करें, चाहे वह प्रतिशत या निश्चित राशि पर हो। उपयुक्त पोस्टिंग लेजर चुनें कि चार्ज या डिस्काउंट कहां पोस्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम इनवॉइस बनाते समय वैल्यू जोड़ने या घटाने दे तो फ्लोटिंग विकल्प चुनें, अन्यथा ऐड या डिडक्ट विकल्प चुनें। रेट बेस्ट फील्ड को ब्रांड वाइज सेट करें और सेव पर क्लिक करें। अब स्क्रीन रिफ्रेश करने के बाद ब्रांड वाइज डिस्काउंट फील्ड दिखाई देगा। सिस्टम में केवल एक ही ब्रांड है, डिफ़ॉल्ट ब्रांड यह दिखाया जा रहा है। आप रिटेलर, होलसेलर या डीलर के लिए ब्रांड स्पेसिफिक रेट या डिस्काउंट सेट कर सकते हैं और रेट लिस्ट को सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें। ये सभी विकल्प आइटम रेट, पार्टी परचेज डिस्काउंट, ब्रांड वाइज और पार्टी जॉल्ट ब्रांड वाइज चार्ज संरचना में एक जैसे काम करते हैं। मुख्य अंतर उनकी श्रेणीकरण में है। यहाँ आखिरी विकल्प है पार्टी जॉल्ट ब्रांड वाइज चार्जेस।
यह आपको पार्टी और ब्रांड के संयोजन के लिए विशिष्ट परचेज चार्ज या डिस्काउंट परिभाषित करने की सुविधा देता है। हमेशा की तरह इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए बिलिंग सेटअप के आइटम लेवल के तहत परचेज सेटअप में जाएं, एक एक्स्ट्रा फील्ड चुनें और उसका नाम कुछ ऐसा रखें जैसे पार्टी ब्रांड डिस्काउंट। फिर रेट बेस के तहत पार्टी ब्रांड वाइज चुनें और अपनी सेटिंग्स सेव करें। कॉन्फ़िगरेशन के बाद मॉड्यूल में वापस जाएं और एक नई पार्टी जॉल्ट ब्रांड वाइज डिस्काउंट लिस्ट बनाएं। यहां आपको दोनों पार्टी के नाम और ब्रांड के नाम दिखाई देंगे। लागू तिथि चुनें और उस विशेष संयोजन के लिए डिस्काउंट रेट दर्ज करें। काम पूरा होने पर सेव पर क्लिक करें। इस तरह अलाइन बुक्स आपको आपके अनूठे व्यवसाय सेटअप के आधार पर डिस्काउंट और चार्जेस की कई संरचित सूचियां बनाने की सुविधा देता है। अब चलिए अगले सेक्शन परचेज रिक्विजिशन की ओर बढ़ते हैं। यह फीचर मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग व्यवसायों के लिए उपयोगी है, जहां कच्चे माल का निरंतर प्रवाह बनाए रखना उत्पादन में देरी और ग्राहक ऑर्डर छूटने से बचने के लिए जरूरी है। परचेज रिक्विजिशन औपचारिक अनुरोध है जिसे परचेज विभाग को भेजा जाता है, जिसमें दर्शाया जाता है कि आपको उत्पादन या संचालन जारी रखने के लिए सामग्री की आवश्यकता है। रिक्विजिशन उठाने के लिए रिक्वेस्टर का चयन करें। रिक्वेस्टर सिस्टम में अनुरोध शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर स्वतः ही वर्तमान तिथि चुन लेगा। प्रत्येक रिक्विजिशन के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा एक यूनिक वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाएगा, जिससे ट्रैकिंग में आसानी होगी। अब आइए इनवॉइस के आइटम सेक्शन में उपलब्ध फास्ट बिलिंग विकल्पों को देखें। यहां आपको दो आइकन दिखाई देंगे, 3 डॉट्स और 4 डॉट्स। 3 डॉट्स वाला विकल्प आपको एक साथ कई आइटम चुनने की सुविधा देता है। साथ ही इसमें फिल्टर विकल्प भी मिलते हैं। तो अगर आप आइटम लिस्ट को आइटम ग्रुप या अपने डेटा में सेट की गई किसी कस्टम कैटेगरी के अनुसार सीमित करना चाहते हैं, तो आप यह यहाँ कर सकते हैं। फिल्टर करने के बाद आप प्रत्येक आइटम की मात्रा दर्ज कर सकते हैं, जिनकी आपको आवश्यकता है उन्हें चुन सकते हैं और ओके पर क्लिक कर सकते हैं। सभी चयनित आइटम अपने आप इनवॉइस में लोड हो जाएंगे। 4 डॉट्स वाला आइकन भी इसी तरह काम करता है, लेकिन इसमें कोई फिल्टर नहीं होता। आप लिस्ट स्क्रॉल करें, सीधे मात्रा दर्ज करें और ओके क्लिक कर इनवॉइस में लोड कर ले। यह विकल्प तब तेज है जब आपको लिस्ट फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं। अगला विकल्प है बारकोड एंट्री। यहां आप कई आइटम कोड, बारकोड, सीरियल नंबर या बैच नंबर उनकी मात्रा के साथ कॉमा से अलग करके दर्ज कर सकते हैं। जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम उन सभी आइटम्स को अपने आप ढूंढकर एक साथ इनवॉइस में लोड कर देगा। यह स्कैनिंग बेस्ट वर्कफ्लो या तेज स्टॉक एंट्री के लिए उपयोगी है। अगर आप एक इनवॉइस से आइटम्स कॉपी करके दूसरे में पेस्ट करना चाहते हैं, तो कॉपी ग्रिड विकल्प का उपयोग करें। कॉपी आइकन पर क्लिक करें ताकि मौजूदा आइटम्स की सूची सेव हो जाए। फिर नए इनवॉइस में जाएं और वही आइकन क्लिक करके कॉपी किए गए डेटा को पेस्ट करें। यह बार बार ऑर्डर करने या समान इनवॉइस बनाने में समय बचाता है। सेटिंग्स आइकन से आप अपनी आइटम टेबल को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कॉलम जोड़े, हटाए या उनकी जगह बदली है, तो अगली बार आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं। बस सेव ग्रिड कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करें और बदलाव याद रखे जाएंगे। आप चाहें तो इस लेआउट को डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं ताकि नया इनवॉइस आपकी आइटम टेबल फॉर्मेट में खुले। अगर आप टेबल से कोई कॉलम जोड़ना या हटाना चाहते हैं, तो कॉलम चूजर इस्तेमाल करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आप कॉलम्स को आइटम टेबल में या बाहर ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रिटर्न आइटम कॉलम को अंदर ड्रैग करते हैं, तो वह टेबल में दिखाई देने लगेगा। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं, तो बस इसे वापस बाहर ड्रैग करें और यह गायब हो जाएगा। अगर आप मैन्युअली और पंक्तियां जोड़ना चाहते हैं, तो बस ऐड आइकन पर क्लिक करें और एक नई खाली पंक्ति आइटम लिस्ट में जुड़ जाएगी। अगर आपको इनवॉइस से कोई आइटम हटाना है, तो उस पंक्ति को चुनें और रिमूव आइकन पर क्लिक करें। सिस्टम डिलीशन की पुष्टि करेगा और स्वीकृति देने पर आइटम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। सर्च आइकन किसी खास आइटम का विवरण जल्दी चेक करने में मदद करता है। आप बस आइटम चुनें, एक पॉपअप आपको ग्रुप, यूनिट, पिछली बिक्री खरीद दरें, कुल इन आउट मात्रा, वर्तमान स्टॉक बैलेंस दिखाएगा। यह बिलिंग जानकारी पुष्टि हेतु उपयोगी है।
आप सेटअप अनुसार किसी आइटम में विशेष विवरण जोड़ने के लिए एट्रीब्यूट विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गारमेंट बिजनेस में आप कोई खास साइज या रंग चुन सकते हैं। आइटम चुनने के बाद एट्रीब्यूट पर क्लिक करें, साइज या रंग जैसी वैल्यू दर्ज करें और ओके पर क्लिक करें। ये विवरण इनवॉइस में आइटम के साथ सेव हो जाएंगे। इसके बगल में मौजूद विजेट आइकन आपको स्क्रीन छोड़े बिना आइटम से संबंधित रिपोर्ट देखने देता है। आप आइटम के लिए पिछली 6 ट्रांजैक्शन, चुनी गई पार्टी के साथ पिछली 6 ट्रांजैक्शन, लंबित बिक्री या खरीद ऑर्डर, वेयरहाउस स्टॉक विवरण जल्दी से देख सकते हैं। इससे आपको इनवॉइस विंडो के भीतर ही संबंधित डेटा तक त्वरित पहुंच मिल जाती है। अगर आप आइटम टेबल के दाईं ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको अतिरिक्त फील्ड्स दिखाई देंगी जहां आप आइटम की राशि, नेट रेट, टिप्पणियां दर्ज कर सकते हैं और प्रत्येक आइटम के लिए पास के लेजर कोड का चयन भी कर सकते हैं। एक बार आइटम विवरण दर्ज कर लिए जाएं, तो आइटम टेबल के ठीक नीचे 2 छोटे आइकन हैं। एक ऐड आइकन है और दूसरा जूम आइकन है। यह ऐड आइकन आइटम टेबल के आइकन की तरह काम करता है, जिससे आप मैन्युअली आइटम दर्ज करने के लिए पंक्तियां जोड़ सकते हैं। अब जूम आइकन तब मददगार होता है जब आपने एक ही दस्तावेज में बड़ी संख्या में आइटम, जैसे 50 आइटम दर्ज किए हों। लाइन दर लाइन स्क्रॉल करने के बजाय आप जूम आइकन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन व्यू खोल सकते हैं और सभी लोड किए गए आइटम्स को देख सकते हैं। यहाँ एक रिमार्क आइकन भी है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर इनवॉइस डिफ़ॉल्ट रिमार्क चुन लेता है। हालांकि अगर आप इसे कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप इसे संशोधित कर सकते हैं। इसके नीचे आपको परचेज कस्टम फील्ड्स मिलेंगे। ये वे अतिरिक्त फील्ड्स हैं जिन्हें हमने पहले कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स से सक्षम किया था। ये यहाँ डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और लेनदेन दर्ज करते समय इनमें संबंधित वैल्यू भरी जा सकती है। अगला विकल्प अटैचमेंट सेक्शन है। यदि आप संबंधित दस्तावेज अपलोड करना चाहते हैं, जैसे सप्लायर कोड की स्कैन कॉपी या रिक्विजिशन रिक्वेस्ट की PDF, तो सेलेक्ट फाइल बटन पर क्लिक करें। फाइल चुनकर ओपन करने के बाद वह इस इनवॉइस के साथ अटैच हो जाएगी और सिस्टम में सुरक्षित रहेगी। डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट बटन का उपयोग करें। इसके बगल में दिए गए ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने से आपको 3 विकल्प मिलते हैं: प्रीव्यू, एक्सपोर्ट और कॉन्फ़िगरेशन। प्रीव्यू विकल्प से आप अलाइन बुक्स द्वारा उपलब्ध कराए गए कई प्री कॉन्फ़िगर किए गए फॉर्मेट्स में से चुन सकते हैं। एक बार चयन करने के बाद आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आपको कितनी कॉपियां चाहिए और प्रीव्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं कि फाइनल प्रिंटिंग से पहले डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। अगर आप इनवॉइस को PDF के रूप में भेजना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट विकल्प पर क्लिक करें। यह डॉक्यूमेंट का PDF वर्जन जनरेट और डाउनलोड कर देगा। कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत आप प्रिंटिंग सेटिंग्स जैसे हेडर और फुटर रिमार्क्स, नियम और शर्तें, बैंक विवरण और यहां तक कि पेमेंट लिंक भी जोड़ सकते हैं। अलाइन बुक्स कई पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। अगर आपने कोई पेमेंट गेटवे कॉन्फ़िगर किया है तो पेमेंट लिंक इनवॉइस में शामिल किया जा सकता है, जिससे ग्राहकों के लिए ऑनलाइन भुगतान करना आसान हो जाता है। आप अपना डिफ़ॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट और प्रिंट करने के लिए कॉपियों की संख्या भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनवॉइस पर लागू करने के लिए एक डिजिटल सिग्नेचर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो उन व्यवसायों के लिए उपयोगी है जिन्हें साइन किए हुए डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। क्लियर बटन का उपयोग वर्तमान स्क्रीन को रीसेट करने के लिए किया जाता है। अगर आप प्रगति पर चल रही इनवॉइस को रद्द करना चाहते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं तो क्लियर पर क्लिक करें और सभी फील्ड्स खाली हो जाएंगी। मेल टैब से आप इनवॉइस लिंक को सीधे विक्रेता को ईमेल कर सकते हैं। अगर आपने SMS सेवाओं का इंटीग्रेशन किया है तो आप टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भी इनवॉइस नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। अंत में शेड्यूल बटन आवर्ती इनवॉइस या निश्चित खरीद प्रविष्टियों के लिए उपयोगी है। अगर ऐसे दस्तावेज जिन्हें नियमित बनाने आवश्यक, जैसे कि मासिक खर्च, नियमित कच्चे माल खरीद अनुरोध, तो आप उन्हें यहां शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल करने के बाद ये दस्तावेज आपके द्वारा निर्धारित आवृत्ति के अनुसार दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या कस्टम अंतराल पर पोस्ट रिक्वायरमेंट मॉड्यूल में स्वचालित रूप से दिखाई देंगे। यह फीचर दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने में मदद करता है और समय बचाता है। आप एक इंपोर्ट बटन देखेंगे जो आपको खरीद अनुरोधों को बल्क में इंपोर्ट करने की सुविधा देता है। अगर आपके पास तैयार फॉर्मेट नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर से टेम्पलेट सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें संबंधित डेटा भर सकते हैं
और इस विकल्प का उपयोग करके उसे फिर से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से एक्सेल फाइल में डेटा है तो आप एक कस्टम मैपिंग फॉर्मेट बना सकती हैं जिससे आपकी फाइल के कॉलम सॉफ्टवेयर के फील्ड से मेल खा जाए और आप कई खरीद अनुरोधों को सीधे अलाइन बुक्स में इंपोर्ट कर सकती हैं। स्क्रीन के ऊपर कई महत्वपूर्ण टैब्स और विकल्प हैं जिनकी मदद से आप अपने दस्तावेजों का प्रबंधन कर सकती हैं। पहला है ओपन टैब। आप पहले से बनाई गई खरीद अनुरोध को देखना या संपादित करना चाहती हैं। ओके बटन पर क्लिक करें और एक कन्फर्मेशन पॉपअप दिखाई देगा। हाँ पर क्लिक करें और आप फिल्टर सेट कर सकती हैं जिसमें विशेष तिथि सीमा भी शामिल है ताकि सूची को सीमित किया जा सके। सभी खरीद अनुरोध जो फिल्टर से मेल खाते हैं यहां दिखाए जाएंगे। इसके बाद आप किसी भी प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप चयनित दस्तावेजों में से एक या अधिक को प्रिंट करना चाहते हैं तो बस उनके बगल में दिए गए चेकबॉक्स को टिक करें और प्रिंट चयनित दस्तावेज बटन पर क्लिक करें। यह केवल चयनित दस्तावेजों को ही प्रिंट करेगा जो तब उपयोगी होता है जब आपके पास रिकॉर्ड्स की बड़ी संख्या हो लेकिन आप कुछ विशेष पर ही कार्रवाई करना चाहते हों। दस्तावेजों को बल्क में हटाने के लिए चेकबॉक्स से इनवॉइस चुनें और बल्क डिलीट बटन पर क्लिक करें। यह चयनित खरीद अनुरोधों को सॉफ्टवेयर से स्थायी रूप से हटा देता है। आप यहां से सीधे ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं। यह विकल्प आमतौर पर सेल्स मॉड्यूल में उपयोग होता है जैसे ग्राहक को पेमेंट लिंक या इनवॉइस भेजने के लिए, पर यही सुविधा विक्रेता से संवाद के लिए भी लागू होती है। वर्तमान विंडो से बाहर निकलने के लिए बस एग्जिट टैब का उपयोग करें। यहाँ एक डिलीट बटन भी है जो आपको किसी एक दस्तावेज को स्थायी रूप से हटाने की अनुमति देता है। अगर आप किसी इनवॉइस की कॉपी करना चाहते हैं ताकि समान एंट्री बनाते समय बच सके तो कॉपी बटन का उपयोग करें। यह चयनित इनवॉइस की एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता है जिसे आप नया सेव करने से पहले संशोधित कर सकते हैं। कभी कभी आप किसी दस्तावेज को स्थायी रूप से डिलीट नहीं करना चाहते बल्कि उसे रद्द करना चाहते हैं। इसके लिए आप कैंसिल विकल्प से इनवॉइस रद्द चयनित कर सकते हैं। इनवॉइस आपकी सूची में रिकॉर्ड और ट्रैकिंग के लिए रहेगा। रिस्टोर टैब से रद्द दस्तावेज पुनः स्थापित करें। हर इनवॉइस स्क्रीन पर एक कैलकुलेटर आइकन उपलब्ध है। अगर आपको टैक्स प्रतिशत, आइटम प्राइसिंग या टोटल त्वरित गणनाएं करनी हो, आप इस इनबिल्ट कैलकुलेटर का उपयोग स्क्रीन छोड़े बिना कर सकते हैं। हर इनवॉइस या दस्तावेज स्क्रीन पर एक कॉन्फ़िगरेशन बटन भी उपलब्ध है। यह आपको उस विशेष दस्तावेज प्रकार के लिए विशिष्ट सेटिंग्स को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, आप इस परचेज रिक्विजिशन को किसी पेरेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि सेल्स ऑर्डर से लिंक कर सकते हैं। ऐसे में सेल्स ऑर्डर की सारी जानकारी अपने आप परचेज रिक्विजिशन में आ जाएगी। यह तब उपयोगी होता है जब आपकी खरीद सीधे किसी इनकमिंग सेल्स ऑर्डर पर निर्भर करती है। यहाँ यूनिक रेफरेंस नंबर को वैलिडेट करने का विकल्प भी है जिसे पार्टी वाइज, ब्रांच वाइज या ओवरल किया जा सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप डॉक्यूमेंट की यूनिकनेस कैसे बनाए रखना चाहते हैं। आइटम बेस्ट व्यू सेटिंग्स आपको यह कॉन्फ़िगर करने की सुविधा देती है कि आइटम चयन विंडो कैसे व्यवहार करेगी। आप चुन सकते हैं कि आप सभी आइटम दिखाना चाहते हैं, आइटम उनके उपलब्ध बैलेंस के साथ दिखाना चाहते हैं, या केवल वे आइटम दिखाना चाहते हैं जिनका स्टॉक बैलेंस है। सेव पर क्लिक करें। अंत में जनरल कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में वाउचर नंबरिंग सेटिंग्स है। आप चुन सकते हैं कि वाउचर नंबर सॉफ्टवेयर द्वारा अपने आप जेनरेट हो या आप उन्हें मैन्युअली दर्ज करना चाहते हैं। अगर आप ऑटो चुनते हैं तो अलाइन बुक्स अगला उपलब्ध नंबर असाइन करेगा। अगर आप मैनुअल पसंद करते हैं तो आप आंतरिक डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया के अनुसार वाउचर नंबर दर्ज कर सकते हैं। हम रीइनिशियलाइज सीरीज से शुरू करते हैं। विकल्प आपको नियंत्रित करने देता है कि आपके वाउचर नंबर समय के साथ कैसे रीसेट होंगे। व्यवसाय की पसंद के अनुसार आप चुन सकते हैं सीरीज मासिक, वार्षिक या दैनिक आधार पर रीस्टार्ट हो, या उन संगठनों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो बेहतर रिकॉर्ड रखने के लिए हर महीने या साल के लिए वाउचर नंबरों की एक साफ सीक्वेंस चाहते हैं। आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगला है प्रीफिक्स। अगर आप चाहते हैं कि हर वाउचर नंबर के साथ एक निश्चित प्रीफिक्स जुड़ा हो, जैसे कि खरीद अनुरोध के लिए PR, तो आप इसे यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्रीफिक्स आपको केवल वाउचर नंबर देखकर ही दस्तावेज के प्रकार की जल्दी पहचान करने में मदद करते हैं। आप चुन सकते हैं इस प्रीफिक्स मैन्युअली कॉन्फ़िगर करें, सिस्टम इसे जनरेट करने दे।
अगर आप ऑटो विकल्प चुनते हैं तो एक अतिरिक्त सेक्शन दिखाई देगा जहां आप यह परिभाषित कर सकते हैं कि प्रीफिक्स कैसे जनरेट किया जाए, चाहे वह दस्तावेज श्रेणी, स्थान या दोनों के संयोजन पर आधारित हो, जिसे डॉक्यूमेंट कैटेगरी मैपिंग के माध्यम से किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास सेपरेटर है, यह आपको यह परिभाषित करने देता है कि प्रीफिक्स और वाउचर नंबर के बीच क्या आना चाहिए। आप हाइफन, स्पेस, स्लैश या यहां तक कि कोई सेपरेटर भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। बस वही चुनें जो आपकी कंपनी के फॉर्मेट के लिए सबसे उपयुक्त हो। अब आप नंबरिंग डिजिट पर आते हैं। यहां आपको यह बताना होगा कि वाउचर नंबर में कितने अंक होने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप 3 अंक लिखते हैं तो आपका वाउचर नंबर 001, 002 और इसी तरह 999 तक दिखाई देगा। आप 2 से 6 अंकों के बीच कोई भी मान चुन सकते हैं। आप कितने वाउचर जनरेट करने की उम्मीद करते हैं। आगे, नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन। नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन परचेज रिक्विजिशन। यहां सेटिंग्स कॉन्फ़िगर डॉक्यूमेंट टाइप लागू होंगी। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप अपना ईमेल अकाउंट अलाइन बुक्स में इंटीग्रेट करते हैं तो सॉफ्टवेयर अपने आप परचेज रिक्विजिशन सीधे ईमेल के माध्यम से भेज सकता है। आप सब्जेक्ट लाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं और अपना मैसेज कंटेंट भी टाइप कर सकते हैं। ईमेल के साथ साथ अलाइन बुक्स एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन को भी सपोर्ट करता है, जिससे आप वेंडर्स या इंटरनल टीम्स को टेक्स्ट मैसेज के जरिए अलर्ट कर सकते हैं। और सिर्फ एसएमएस ही नहीं, व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन भी उपलब्ध है। अगर आपका व्यवसाय व्हाट्सएप अपडेट है तो यह एक सुविधाजनक इंटीग्रेशन है। संदेश के साथ डॉक्यूमेंट प्रिंट अटैच करने का विकल्प भी उपलब्ध है। आपको बस चेकबॉक्स पर टिक करना है और सिस्टम अपने आप रिक्विजिशन की पीडीएफ आपके संदेश के साथ अटैच कर देगा। एक बार जब आप अपनी सभी पसंद चुन लें तो बस सेव बटन पर क्लिक करें ताकि कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म हो जाए। सेटअप का अंतिम भाग है अप्रूवल प्रक्रिया। कई संगठनों में खरीद अनुरोध को खरीद विभाग तक जाने से पहले समीक्षा और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अलाइन बुक्स आपको उस वर्कफ्लो को स्वचालित करने की सुविधा देता है। आप 1 स्तर, 2 स्तर या कस्टम वर्कफ्लो के अनुसार अप्रूवल सेट कर सकते हैं। अगर आप 1 स्तर चुनते हैं तो आपको कुछ पैरामीटर परिभाषित करने के लिए कहा जाएगा। उदाहरण के लिए, ऑटो अप्रूवल के लिए राशि सीमा क्या है। अगर रिक्विजिशन की राशि इस सीमा से कम है तो वह अपने आप स्वीकृत हो जाएगी। आप एक विशिष्ट उपयोगकर्ता भी असाइन कर सकते हैं जो अनुरोध को स्वीकृत करने के लिए जिम्मेदार होगा। अगर वह उपयोगकर्ता उपलब्ध नहीं है तो आप एक वैकल्पिक उपयोगकर्ता असाइन कर सकते हैं जो पहले स्तर पर बैकअप अप्रूवर के रूप में कार्य करेगा। एक बार जब सभी भूमिकाएं और नियम सेट हो जाए तो बस सेव बटन पर क्लिक करें और इसके साथ ही आपने अलाइन बुक्स में खरीद अनुरोध की सेटअप प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब आपने वाउचर नंबरिंग, नोटिफिकेशन सिस्टम और अप्रूवल हायरार्की को कॉन्फ़िगर करना सीख लिया है, जिससे आपके खरीद वर्कफ्लो को पूरी तरह स्वचालित और व्यवस्थित संरचना मिलती है। परचेज ऑर्डर सेक्शन में हम जीएसटी प्रकार के चयन से शुरू करते हैं। अलाइन बुक्स विभिन्न लेनदेन परिदृश्यों के अनुसार कई प्रकार के इनवॉइस विकल्प प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सामान्य परिस्थितियों में भारत के भीतर सामान खरीद रहे हैं तो आप टैक्स इनवॉइस का चयन करेंगे। अगर यह ब्रांच ट्रांसफर है, जैसे कि आप अपनी दिल्ली ब्रांच से मुंबई ब्रांच में इन्वेंट्री भेज रहे हैं, तो आप ब्रांच ट्रांसफर विकल्प चुनेंगे। अगर इनवॉइस छूट प्राप्त, रेटेड, रिवर्स चार्ज या इंपोर्ट है तो आप यहां उपयुक्त प्रकार का चयन कर सकते हैं ताकि सही टैक्स ट्रीटमेंट सुनिश्चित हो सके। इसके बाद आप विक्रेता का नाम चुनते हैं। अगर विक्रेता ईमेल आईडी वेंडर मास्टर में सेव, तो सॉफ्टवेयर इसे अपने आप इस फॉर्म में ले आएगा। इस मामले में क्योंकि ईमेल मास्टर में सेव नहीं थी, इसलिए यह ऑटोफिल नहीं हुई है। आपके पास एक करेंसी ड्रॉप डाउन भी है। अगर आप विदेशी विक्रेताओं के साथ हैं तो अलाइन बुक्स मल्टी करेंसी ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है। करेंसी चुनें और कन्वर्जन रेट दर्ज करें। यह आपकी बेस करेंसी में सटीक गणना की सुविधा देता है। सॉफ्टवेयर डिलीवरी डेट को अपने आप वर्तमान तिथि के रूप में चुन लेता है, लेकिन आप इसे किसी भी आवश्यक भविष्य की तिथि में बदल सकते हैं। इसी तरह ऑर्डर डेट और ऑर्डर नंबर भी आपके वाउचर नंबरिंग सेटिंग्स के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा अपने आप ले लिए जाएंगे। अगर आपके पास खरीद से संबंधित कोई रेफरेंस नंबर है तो आप उसे यहां उल्लेख कर सकते हैं। अगर आवश्यक हो तो लेनदेन में शामिल एजेंट का नाम चुनें। इसके बाद आता है प्राइस कैटेगरी, जिसे आपने पहले प्राइस लिस्ट फीचर का उपयोग करके बनाया था। यहां बस प्राइस कैटेगरी चुनें और सिस्टम उस सूची के आधार पर आइटम्स के लिए संबंधित रेट्स अपने आप ले आएगा। एक्स को कैसे संभालना है
इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, यह अपने व्यवसाय की जरूरत के अनुसार चुनें। बिलिंग एड्रेस वेंडर डिटेल्स से लिया जाएगा, लेकिन आवश्यकता होने पर आप इसे संपादित कर सकते हैं। आप यहां शिपिंग कंपनी का विवरण भी दर्ज कर सकते हैं। अगर शिपिंग कंपनी पहले से नहीं जोड़ी गई है तो ऐड बटन पर क्लिक करें और पता दर्ज करें। अगर आपने पहले से परचेज रिक्विजिशन बनाया है तो पुल फ्रॉम रिक्विजिशन पर क्लिक कर आइटम्स ला सकती हैं। चुने गए वेंडर के आधार पर संबंधित रिक्विजिशन दिखाई देंगे। बस आइटम्स को चुनें और ओके पर क्लिक करें और वे अपने आप आपके ऑर्डर में लोड हो जाएंगे। जैसा कि हमने पहले देखा था, फास्ट बिलिंग विकल्प यहां भी उपलब्ध है। आप कई आइटम्स जल्दी से जोड़ सकते हैं, उन्हें बारकोड से लोड कर सकते हैं या अन्य इनवॉइस से आइटम टेबल्स कॉपी कर सकते हैं। सेटिंग्स बटन से आप आइटम टेबल को अपनी पसंद के अनुसार कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कॉलम जोड़ या हटा सकते हैं, उन्हें पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं और इस व्यू को भविष्य के लिए सेव कर सकते हैं। अधिक आइटम जानकारी जैसे मात्रा, दर, छूट, कर योग्य मूल्य, कर राशि और माल भाड़ा शुल्क दर्ज करने के लिए दाईं ओर स्क्रॉल करें। यदि आपकी कॉन्फ़िगरेशन में सक्षम है तो सिस्टम स्वचालित राउंडिंग ऑफ का भी समर्थन करता है। टिप्पणी जोड़ने के लिए रिमार्क आइकन पर क्लिक करें। आप इसे लेनदेन अनुसार संपादित कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर दस्तावेज संलग्न करें, जैसे कोटेशन सहायक फाइल। यदि आपने विक्रेता को अग्रिम भुगतान किया है तो राशि यहां दर्ज करें। उपयुक्त लेजर चुनें, नकद बैंक खाता पोस्ट किया जाएगा। लॉजिस्टिक विवरण अनुभाग में शिपिंग विधि, ट्रैकिंग नंबर अन्य जानकारी निर्दिष्ट कर सकते हैं। ओवरहेड खर्चों में आप माल भाड़ा, बीमा, पैकेजिंग या हैंडलिंग शुल्क दर्ज कर सकते हैं। ये शुल्क वस्तुओं की लागत में जुड़ जाएंगे, जिससे आपको सटीक लैंडेड कॉस्ट मिलेगी। सभी विवरण भरने के बाद खरीद आदेश सेव करें। प्रिंट करने के लिए प्रिंट बटन पर क्लिक करें। आप इनवॉइस का प्रीव्यू देख सकते हैं। कई पूर्व कॉन्फ़िगर किए गए टेम्पलेट्स में से चुन सकते हैं। दस्तावेज को पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हेडर, फुटर या नियम और शर्तों में क्या दिखाई दे। यदि आपका गेटवे एकीकृत है तो आप भुगतान लिंक भी शामिल कर सकते हैं। आप दस्तावेज को सीधे विक्रेता को मेल भी कर सकते हैं, या यदि वही दस्तावेज नियमित रूप से बनाना है तो ऑटो शेड्यूल सेट कर सकते हैं। इंपोर्ट विकल्प आपको एक्सेल का उपयोग करके एक साथ कई खरीद आदेश बल्क में लाने की सुविधा देता है। बस टेम्पलेट डाउनलोड करें या अपने मौजूदा एक्सेल फाइल को सिस्टम फील्ड्स के अनुसार मैप करें। और इसी के साथ हम अलाइन बुक्स के खरीद मॉड्यूल में खरीद आदेश फीचर को पूरा करते हैं। अब आइए खरीद मॉड्यूल के अगले सेक्शन, गुड्स रिसीप्ट नोट, जिसे जीआरएन भी कहा जाता है, की ओर बढ़ते हैं। जीआरएन एक ऐसा दस्तावेज है जिसका उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि आपूर्तिकर्ता से ऑर्डर किए गए सामान प्राप्त हो गए हैं। यह केवल प्राप्ति की पुष्टि ही नहीं करता, यह सुनिश्चित करता है कि सामान का स्वामित्व आधिकारिक रूप से विक्रेता से खरीदार को स्थानांतरित हो गया है। शुरू करने के लिए जीएसटी प्रकार चुनें, विक्रेता का चयन करें। यदि विक्रेता की ईमेल आईडी मास्टर में सेव है वह आ जाएगी। मुद्रा चुनें, उपयुक्त मूल्य श्रेणी का चयन करें। इसके बाद आवश्यकतानुसार हेडर विवरण भरें। अब मौजूदा खरीद आदेश से आइटम्स को सीधे लोड करने के लिए बस पुल फ्रॉम ऑर्डर बटन पर क्लिक करें। सिस्टम सभी संबंधित आदेशों को प्रदर्शित करेगा। इच्छित आइटम चुनें और ओके पर क्लिक करें। चयनित आइटम विवरण आपके जीआरएन में जुड़ जाएंगे। यदि आवश्यक हो तो आप टिप्पणी जोड़ सकते हैं और अटैचमेंट विकल्प पर क्लिक कर सहायक दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं। आप डिलीवरी से संबंधित लॉजिस्टिक विवरण दर्ज कर सकते हैं, शिपिंग विधि, ट्रैकिंग जानकारी, अन्य विवरण। यदि कोई ओवरहेड खर्च, माल भाड़ा, पैकेजिंग या हैंडलिंग है तो आप उन्हें यहां दर्ज कर सकते हैं। ये लागतें सीधे आइटम की लागत को प्रभावित करेंगी। एक बार जब सभी आवश्यक विवरण भर दिए जाएं, तो जीआरएन को अंतिम रूप देने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। अन्य टैब्स समान है, जैसे प्रिंट, शेड्यूल, इंपोर्ट, ओपन, डिलीट, कैंसिल, कॉपी और रिस्टोर। अगला कॉन्फ़िगरेशन टैब, जहां आप दस्तावेज के व्यवहार को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपने जीआरएन के लिए पेरेंट डॉक्यूमेंट चुन सकते हैं, परचेज ऑर्डर, परचेज डील। अगर आप चाहते हैं कि जीआरएन में मात्रा पेरेंट डॉक्यूमेंट की मात्रा से अधिक न हो, तो बस पेरेंट डॉक्यूमेंट से अधिक मात्रा की अनुमति न दे वाले चेकबॉक्स को टिक करें। आप यह भी चुन सकते हैं
कि दस्तावेज को विवरण कैसे लेना चाहिए। विकल्पों में शामिल है फुल डॉक्यूमेंट, आइटम क्वांटिटी आधारित, लाइन आइटम विद हेडर, स्कैन के लिए फुल डॉक्यूमेंट। उदाहरण के लिए, अगर आप स्कैन के लिए फुल डॉक्यूमेंट चुनते हैं तो जैसे ही आप जीआरएन को फिर से खोलेंगे, पुल फ्रॉम नामक एक नया विकल्प दिखाई देगा। यहां आप ऑर्डर चुन सकते हैं। आइटम स्कैन होने पर सिस्टम उन्हें जीआरएन में लोड कर देगा और ऑर्डर से घटा देगा। यह बारकोड आधारित इन्वेंटरी मूवमेंट के लिए आदर्श है। आप पेरेंट डॉक्यूमेंट के लिए ऑटो एक्सपायरी डेट और रेट प्रेफरेंस सेटिंग्स परिभाषित कर सकते हैं। और अलाइन बुक्स को अपनी अकाउंटिंग सॉल्यूशन के रूप में चुनने के लिए आपका धन्यवाद।